परसेंटाइल होगा। फिर मैंने सर से चेक किया कि सर ये कैसा है करके, एंड ही सेड कि इट्स वेरी नाइस, इसमें इजीली 99 के ऊपर आ जाएगा। एंड इट तो VARC मुझे ऐसा लगता था करने के पहले कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे सब आ जाएगा करके, बट इतना बड़ा मिथ था। क्योंकि जर्नी में एक मेन चीज आती है जो लोगों के प्रिपरेशन को डाउट करने लग जाते हैं लोग, जिसके बाद वो होती है मॉक ना। मॉक आता है तो ये मॉक वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है तो हमारे एस्पिरेंट्स को, जो उनको काफी हेल्पफुल हुए रहे ये लास्ट 80-85 डेज में। आई नेवर गॉट बर्न आउट कि भाई नहीं करना यार, बहुत ज्यादा हो गई पढ़ाई, ये कभी नहीं हुआ इसमें। क्या मोटिवेशन था कैट का प्रिपरेशन करने के लिए? ओके, Hello everyone and welcome to another video of AB classes. Today we have with us Amrita Mishra. She scored 99.64 in CAT 2019 and did her MBA from IIM Calcutta. Welcome Amrita. हम लोग ये इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं अमृता, और सबसे ज्यादा जो लोगों को इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि एकेडमिक जर्नी क्या थी, कि तुम्हारा 10th-12th कैसा था, तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। So Amrita, can you tell our audience की क्या रही तुम्हारी एकेडमिक जर्नी? राइट, तो मेरी एकेडमिक जर्नी तो अच्छी थी। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट सिंस माई चाइल्डहुड। मैंने 10th में 10 CGPA सिस्टम था CBSE में, तो 10th में मैंने 10 पॉइंटर स्कोर किया। 12th में भी CBSE से ही किया, तो मेरा 95% था। एंड मैंने ग्रेजुएशन NIT रायपुर से किया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और मेरा CGPA 9 के ऊपर ही था। एंड देन फिर MBA किया, इसके बाद फिर कैलकाटा IIM कैलकाटा ज्वाइन तो किया। मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एकदम एकेडमिक जर्नी इनका टॉपर वाला रहा है, ये बोल सकते हैं हम लोग, ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो अमृता, जैसे तुमने कहा कि तुमने ग्रेजुएशन NIT से किया, मोस्टली मैं NIT के स्टूडेंट से जब मिलता हूँ या कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से हम लोग मिलते हैं तो उनका माइंडसेट ये रहता है कि यार 4th ईयर के बाद कैसे भी करके 7th सेम में हमारी प्लेसमेंट लग जाए, और NIT में तो अच्छे अच्छी कंपनियां भी आती हैं, और तुमने CS से किया है ग्रेजुएशन, तो IT सेक्टर में क्यों नहीं गई तुम, या क्या सोचा कि यार कि 7th सेम में मुझे प्लेसमेंट नहीं लेना, मुझे कैट जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है? क्या मोटिवेशन था कैट का प्रिपरेशन करने के लिए? ओके, तो इसके लिए थोड़ा और साल पीछे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस एज अ फील्ड चूज किया था एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में। मैं काफ़ी कोडिंग करती थी अपने स्कूल में, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड चूज किया आफ्टर JEE। बट फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे 2nd ईयर में मैं आई, तो फिर मेरा इंटरेस्ट समहाउ ड्रॉप हो गया। एंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रेस होता था, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद इस फील्ड में कोप नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि कंप्यूटर साइंस फील्ड नहीं है मेरे लिए। तो फिर मेरा इंटरेस्ट इंक्लाइन होने लगा टूवर्ड्स मार्केटिंग, टूवर्ड्स बिजनेस एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आई थिंक कैट के लिए प्रिपेयर करना वुड बी गुड ऑप्शन। तो फिर मैंने अपने 4th सेमेस्टर विच इज 2nd ईयर, उस टाइम से मैंने कैट के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की। ओके। तो अमृता, जैसे तुमने बताया कि तुमने 2nd ईयर में ही चालू कर दिया था प्रिपरेशन, और जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं मैंने उनके साथ देखा है कि यार वो लोग ना बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं, कि यार जब तक कैट आ रहा है तब तक उनका मन उब जाता है कि कैट नहीं करना, या उनको पढ़ने का मन हट जाता है। इस जर्नी में 2 साल की लंबी जर्नी रही ये कैट के लिए, तो एक गाइडेंस का होना कितना इंपॉर्टेंट था, ये गाइडिंग फिगर का होना कितना इंपॉर्टेंट था कि तुम इस फेस में वेयर आउट ना हो या बोर ना हो इस प्रोसेस से, क्योंकि 2 साल का लंबा प्रोसेस के थ्रू तुम गई थी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि MBA के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं या कैट कैसा एग्जाम होता है। मुझे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था कि ये सेक्शंस होते हैं ये वो, बट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो फिर मुझे अपने सीनियर्स से AB क्लासेस कांटेक्ट मिला, अभिषेक सर से मैंने बात की, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की। तो एक रूटीन सा सेट हो गया था कि सुबह 6 बजे उठ के रेडी होके क्लास आना है, 7 बजे फिर जाके रेडी होके फिर कॉलेज जाना है। तो एक पूरा रूटीन सा सेट हो गया था। और हम लोग 2-3 लोग थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, तो उससे भी काफ़ी इजी हो गई थी। आई थिंक 1-1.5 साल की जर्नी तो ऐसी। और आई थिंक कि कैट के लिए प्रिपरेशन वाज नॉट कि मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी है। इट्स अबाउट कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें कंप्लीट करनी है, चीज़ें सॉर्ट करनी है। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी जो मैंने धीरे धीरे किया, और
एक और चीज़ ये भी थी कि मैंने बाकी चीज़ें अपनी लाइफ की इग्नोर नहीं की कि सिर्फ कैट करना है करके। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती थी, हमारा एक स्टार्टअप हुआ करता था, मैं उसके लिए काम करती थी, मैं कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें, जो चीज़ें मुझे करनी अच्छी लगती थी, वो मैंने कभी इग्नोर नहीं किया कि सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। तो आई थिंक सब चीज़ों को बैलेंस करने की वजह से मेरा आई नेवर गॉट बर्न आउट कि भाई नहीं करना यार, बहुत ज़्यादा हो गई पढ़ाई, ये कभी नहीं हुआ इसीलिए। तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि 2 वर्ड जो यहाँ से निकल के आते हैं पूरे जर्नी के लिए, कि एक तो कंसिस्टेंट रहना है और दूसरा बैलेंस करना है, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है किसी चीजों के। तो जैसे ये एक गाइडिंग फिगर अभिषेक सर रहे तुम्हारे लिए ये 2 साल के लिए, तो अब मैं चाहता हूँ अमृता, तुम जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक गाइडिंग फिगर का काम करो और मुझे ये बता दो कि भाई 99.64 मतलब मैजिकल फिगर है, वो 99.5 के ऊपर जाना। तो ये इस चीज के लिए तुमने कैसे प्रिपेयर किया, और मैं चाहता हूँ इसको हम लोग सेक्शन वाइज ब्रेक कर देते हैं। तो VARC से स्टार्ट करते हैं कि एक एस्पिरेंट के लिए VARC कैसे फ्रॉम बिगनर टू सीधा जब वो कैट देने जाए तो वो कैसे प्रिपेयर करे, ये पूरी जर्नी कैसे रहे उसकी VARC। ओके, तो VARC मुझे ऐसा लगता था करने के पहले कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे सब आ जाएगा करके, बट इतना बड़ा मिथ था, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग पैसेजेस गो थ्रू करती थी और जो लॉजिक मुझे सही लगता था और जो लॉजिक एक्चुअली सही था वो बहुत अलग अलग चीज़ें होती थी। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे ऐसा लगा कि अरे क्या हो गया करके। तो प्रैक्टिस वाली चीज़ तो है ही, साथ ही साथ आई थिंक थोड़ा बहुत लाइक रीडिंग हैबिट रखना है। मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैं वो बुक्स ज़्यादा पढ़ती थी, मतलब फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, तो ये सब मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। एंड आई थिंक एक स्ट्रैटेजी जो मैंने VARC के लिए फॉलो करी है कि मैं हमेशा पूरा पैसेज पहले पढ़ लेती थी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस देखती थी। जैसे बहुत लोग करते हैं कि पहले क्वेश्चन देख के फिर पैसेज में जाते हैं, नहीं, मैं पहले पूरा पैसेज पढ़ के उसको आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पे प्रोसीड करती थी। तो मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी वर्क करती थी। और एज अ इंजीनियर लोग बोलते हैं कि यार इंजीनियर्स का VARC जो है यार थोड़ा सा उनको सबसे ज्यादा डर लगता है VARC, तो तुम्हारे साथ ऐसा था क्या, ये मिथ है ये? थोड़ा बहुत तो था ही, बिकॉज बाकी दोनों सेक्शन थोड़े नंबर्स ओरिएंटेड है और दिमाग में से चल जाता है, बिकॉज लॉजिक है। यहाँ पे थोड़ा लाइक सब्जेक्टिव हो जाती हैं चीज़ें, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये कैलकुलेशन आ गया तो यही नंबर होगा, उसमें थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए आई थिंक डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा फॉर एनीवन, नॉट जस्ट इंजीनियर्स। बट हाँ, वही प्रैक्टिस इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। एंड अगर वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है तो वन थिंग दैट वी वर ऑलवेज टोल्ड कि मगूश करके एक ऐप होता है, तो उस पर हम काफ़ी प्रैक्टिस किया करते थे, तो वो थोड़ा गेमिफाई हो जाता था प्रोसेस एंड इंटरेस्ट भी आता था प्रैक्टिस करने में। उसके साथ ये है ना कि 5 मिनट कहीं फ्री रहे तो जस्ट रील देखने की जगह वो कर लो भाई, और क्या। ट्रू तो वो काफी हेल्प किया। अच्छा, तो जैसे VARC सेक्शन है, मुझे भी यही लगता है कि लॉजिक तो है नहीं, तो उसका प्रिपरेशन का भी कोई लॉजिक नहीं रहता, एक फ्लो नहीं रहता उसमें। मुझे भी यही फीलिंग है कि हाँ, जितना बस करते रहो, कंसिस्टेंटली उसको करते रहो एंड देन वो हो जाता है। बीच में हैबिट वाली बात है VARC के साथ कि हैबिट फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं हम लोग LRDI में, सबसे अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन बोल सकते हैं कि मिलेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स भी मिल जाते हैं और नहीं मिलने पे वो पूरा पेपर को रूइन करने की कैपेबल है वो। हाँ, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन रही तुम्हारी? तो DILR मेरे लिए सबसे टफेस्ट सेक्शन हुआ करता था मॉक्स में, मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट कैट में मेरे DILR में ही सबसे ज़्यादा अच्छे परसेंटाइल आए हैं फ्रॉम ओवरऑल। तो DILR के लिए आई फील LR जो पार्ट है, आई रियली लाइक दैट पार्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता था लॉजिकल रीजनिंग, बट DI मुझे उतना ही नापसंद था, मतलब मुझे ज़रा भी नहीं पसंद था DI। तो LRDI के लिए आई फील जो मेरे लिए वर्क किया इज़ टू फोकस ऑन द थिंग्स जो मुझसे हो जाती हैं पहले। जैसे DI में मुझे पता है कि अगर एक क्वेश्चन के लिए इफ़ आई डोंट फाइंड द आंसर डायरेक्टली
कि अगर मुझे 5 चीज़ें और सॉल्व करनी है इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो शायद मैं उसको उस टाइम के लिए स्किप कर दूँ। अगर लास्ट में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वापस उस चीज़ पे आ सकती हूँ। तो बेसिकली मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करती थी DI वाले क्वेश्चंस में, जहाँ मुझे लगता था कि डिफ़िकल्टी है। तो जो मुझे ईजी लगता था वो मैं पहले सॉल्व करती थी, या जिस चीज़ में मुझे लगता था कि हाँ इसका आंसर मुझे पहले मिल जाएगा तो मैं उस चीज़ को पहले सॉल्व करने पे फोकस करती थी। आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए वर्क करती थी LRDI में। तो LRDI के साथ मुझे भी ये लगता है कि प्रिपरेशन तो जितनी इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन और डिसीजन मेकिंग का भी वो बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर है, क्योंकि उसमें डिसीजन बनाना है कि यार आसान वाले सेट्स पहले अगर हो जाए, क्योंकि मार्क्स तो सबके लिए सेम है। डिसीजन मेकिंग का भी जैसे तुमने बोला कि जो चीज़ मुझे ईजी लग रही है वो पहले मैं कर लूँ, एंड देन जो डिफिकल्ट पार्ट है कॉन्फिडेंस आने के बाद उसको सॉल्व करूँ। अब नेक्स्ट सेक्शन है जो मैंने सुना यार इंजीनियर्स का फेवरेट होता है, वो है क्वांट्स। तो क्वांट्स के लिए क्या प्रिपरेशन होगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाए? ओके, तो क्वांट एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने ऑलरेडी जेई में बहुत एफर्ट किया होता है क्वांट के टूवर्ड्स, तो वो कंपेरेटिवली इजी होता है हमारे लिए। बट आई थिंक जिन लोग के लिए इजी नहीं भी है, अगर फॉर्मूलाज थोड़े याद हुए रखे हो, मतलब मेमोराइज्ड हो, एंड इट्स मोस्टली अबाउट स्पीड, तो क्वांट में ऐसा है कि स्पीड के साथ और तुम क्वेश्चन सही सॉल्व कर सकते हो। तो क्वांट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बारे में है। जितना आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वो उतना आपकी स्पीड बिल्ड करता जाएगा। क्वांट में भी ऐसा नहीं है, इट्स कंपेरेटिवली ईजियर फॉर इंजीनियर्स, बट ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत अर्जुन है उसमें। लाइक वी ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस क्वांट अ लॉट। और तो वही है, क्वांट इज आई थिंक जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना लॉजिकल वो सेक्शन है उतने लॉजिकल उसकी प्रिपरेशन भी है। और एक ही सेक्शन है मेरे ख्याल से, जो 3 सेक्शन में जिसका कोर्स फिक्स है कि हाँ भाई ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। या तो LRDI और इंग्लिश में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, आप बना सकते हो लेकिन ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। क्वांट का ये है कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको प्रिपरेशन पता है कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने। तो ये तो बात हो गई यार प्रिपरेशन पार्ट की, लेकिन प्रिपरेशन तो चलता रहता है, पूरे कैट आने तक चलता रहता है। इस जर्नी में एक मेन चीज आती है जो लोगों के प्रिपरेशन को डाउट करने लग जाते हैं लोग, जिसके बाद वो होती है मॉक ना। मॉक आता है, तो ये मॉक वाला पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है मॉक वाला पार्ट इज लाइक 50% इफ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो यू विल नॉट नो कि हाउ यू माइट परफॉर्म इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मॉक्स दो। और सर जैसे हमेशा सजेस्ट करते हैं अभिषेक सर कि 30 to 40 मॉक्स तो देने ही चाहिए। जितना आई थिंक बहुत लोगों ने 60-70 मॉक्स भी दिए, बट आई फील वो थोड़ा एक्सट्रीम है। 30-40 मॉक्स इज़ अ गुड नंबर, एंड मॉक्स देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू एनालाइज दोज मॉक्स। अब आपको ऑनलाइन सोल्यूशंस तो मिल जाएंगे, बट व्हेन यू हैव अ गाइडिंग फिगर जिनके पास आके आप पूछ सको, बिकॉज ऑनलाइन जो भी सोल्यूशंस होते थे मुझे काफ़ी बार वो समझ नहीं आते थे, पर जब भी वो चीज़ें क्लास में डिस्कस होती थी तो वो ज़्यादा अच्छे से आप ग्रास्प कर सकते हो, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो और बाकी लोग के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो आई थिंक वो कम्युनिटी सेटअप या वो जो एनवायरनमेंट रहता है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू एनालाइज योर ओन मॉक्स। एंड सर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर जब आपने एनालिसिस कर लिया है तो आप वो मॉक दोबारा रिपीट करो। अब वो थोड़ा टीडियस प्रोसेस है एंड कभी कभी वो नहीं मन करता है करने का, बट स्टिल वो करना आई थिंक बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जिस क्वेश्चंस में आप पहले मॉक में अटके हो उन क्वेश्चंस को आप दोबारा अटेम्प्ट करो विद अ फ्रेश माइंडसेट। तो आई थिंक वो काफ़ी हेल्प करता है। बोरिंग है लेकिन बोरिंग चीजें करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली अगर कोई चीज बोरिंग लग रही है तो मतलब वो अच्छी है, मुझे तो ये लगता है। जैसे मॉक की जो जर्नी होती है वो किसी के लिए अच्छी नहीं रहती है, चाहे तुम 99 लाओ 80 लाओ जो भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके मॉक के जर्नी में आते हैं। तो और बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ डीमोटिवेट हो जाते हैं 2-3 मॉक देने के बाद, यार मैं इतना एफर्ट पुट कर रहा हूँ लेकिन मेरा आ नहीं रहे मार्क्स। तो उस डीमोटिवेशन मुझे लगता है तुम्हारे भी जर्नी में आई होगी, तो उस डीमोटिवेशन से कैसे डील करें?
तो और उसके फायदे क्या हैं वो डीमोटिवेशन के, ये भी बताओ कि यार डीमोटिवेट होना भी अच्छी बात है, क्योंकि सब नहीं आता। तुम्हारा 99.64 आ गया, लेकिन मॉक में तुम्हारे भी खराब नंबर आए थे, ये जानना जरूरी है लोगों को कि मॉक्स में सबके खराब होते हैं, चाहे तुम 99.64 भी ला दो, लेकिन तुम्हारे कुछ मॉक्स होंगे जो खराब जाएंगे। तो उससे कैसे डील करें? मुझे तो लगता है, मुझे याद भी नहीं है कि मेरा हाईएस्ट कभी 90 या 95 के ऊपर गया है मॉक टेस्ट में। पर मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट इन जनरल एक्चुअल एग्जाम से ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। मतलब आई फील 80% थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, 20% में भी सेम लेवल या ईजियर होते होंगे। तो बहुत ईजी है डीमोटिवेट होना, पर वही है कि मॉक ही है, एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है। एंड एक्चुअल एग्ज़ाम का रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई है, एक्चुअल एग्ज़ाम तो नहीं ही है। तो इसलिए आई थिंक वो जो फैक्ट है दैट हेल्प्स कि आप डीमोटिवेट ना हो। और मॉक्स देने के बाद डिमोटिवेशन तो काफ़ी होता था, एज ऑब्वियस, बिकॉज मॉक्स में मोस्टली मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो मैंने अपने अप्रोच को ये चेंज किया कि मैंने मॉक्स देने की एक्शन को 2 फेजेस में डिवाइड किया। मैं पहले 3 घंटे के जब एग्जाम्स होते थे तो हमारे 3 घंटे के मॉक्स होते थे, तो 3 घंटा मैं मॉक देती थी, फिर मैं लैपटॉप बंद करके छोड़ देती थी। आई यूज टू गो आउट, आई यूज टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, या फिर कुछ और पिकअप कर लिया, मॉक्स के बारे में नहीं सोचती थी। फिर उस बाद में आगे मैं मार्क्स वगैरह चेक किया और फिर एनालिसिस वगैरह स्टार्ट किया। तो मॉक्स देने का फेज अलग हो जाता था, एंड उसके बाद मैं जो भी मार्क्स आए जैसा भी रहा उसको भूल के आई यूज टू हैव अ गुड टाइम, और फिर आई केम बैक एंड देन फिर मैं लर्निंग एज अ लर्निंग उसको लेती थी, एंड वो चीज़ फॉलो करती थी। और सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया कि ठीक है मॉक ही है, इट्स नॉट द रियल एग्जाम। तो हाँ, दैट माइंडसेट शिफ्ट आल्सो हेल्प्ड मी। मेन बात वही है कि मॉक को एज अ लर्निंग लेना है, और कोई भी आईएम मॉक के मार्क्स तो तुमसे मांगता नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डीमोटिवेशन से हम लोग चलते हैं थोड़ा मोटिवेशन की तरफ। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज हो सकती है कि तुम ये बता दो यार कि IIM कैलकाटा में लाइफ रहती कैसी है। हाउ वाज योर लाइफ एट IIM कैलकाटा, ये सुन के उनको भी और मोटिवेशन होगा कि बस अब पढ़ना है और वहीं पहुंचना है। तो बीइंग स्टूडेंट फ्रॉम द कोविड बैच, मैं बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाऊंगी, बिकॉज आई थिंक द मेन चैलेंज उस टाइम पे मेरे लिए ये था, जो कि मैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कंपेयर करके बताती हूँ। तो जब हम लोग ऑनलाइन थे, हम आइसोलेशन में पढ़ाई करते थे, आइसोलेशन में हमने इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपेयर किया, तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड था। एंड लाइक हमारे कॉल्स वगैरह भी प्लेसमेंट कमेटी के साथ या फिर वेबिनार्स वगैरह भी किसी भी टाइम पे होते थे, रात को 11-12 बजे भी हमने कॉल्स अटेंड किए हैं। तो लाइक वो तो चैलेंजिंग फेज था ही, बट फिर जब हम कैंपस पे आए और फिर सब साथ में मिलके जब प्रिपेयर करते थे तो स्ट्रेस लेवल्स कंपैरेटिवली काफ़ी लो होते थे, एंड प्रोसेस बहुत एंजॉयबल होता था। ऑब्वियसली उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, कि जैसे कहते हैं कि MBA में बहुत ज़्यादा रात को सोने नहीं मिलता, विच इज़ ट्रू, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है करने के लिए। यू आर इनटू स्पोर्ट्स, यू आर इनटू कल्चरल एक्टिविटीज़, यू आर इनटू लेट्स से एनी करियर रिलेटेड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या किसी भी फील्ड में अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ कैंपस में जाके। एंड ऑब्वियसली द कैंपस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, पीपल वर नाइस, मतलब तो लाइक काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पे वंस यू गेट देयर। एंड आई फील मेरे लिए गोइंग फॉर एन MBA वॉज not just about learning the different strategies, their business tactics, yeah, it was not just about the education aspect of it, but I also got to learn a lot about myself. बहुत ज़्यादा like it was the first time I was staying alone, solo rooms होते हैं, तो it helped me a lot to reflect internally अपने में, and yes, मतलब I had a very good connection with myself as I was going through that journey. तो 2 ईयर की जर्नी ने पूरा पर्सनालिटी भी चेंज कर दिया, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि टेंशन तो कभी खत्म नहीं होने वाली IIM कैलकाटा जाने के बाद भी, लेकिन वो टेंशन थोड़ी अच्छी टेंशन है सबको वो टेंशन मिलनी चाहिए वैसे वाली। सो एज वी कम टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, मैं 2 क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ तुमसे। पहला तो ये यार, CAT 2024 इज अप्रोचिंग, 80-85 डेज बचे हैं,
तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे कोई 3 टिप्स दो हमारे एस्पिरेंट्स को जो उनको काफी हेल्पफुल हुए रहे ये लास्ट 80-85 डेज में। ओके, सो सबसे पहले तो प्रैक्टिस मॉक्स एंड एनालाइज देम। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मॉक्स देना एक बात होती है, उसको बैठ के एनालाइज करना एक और बात होती है। तो 30-40 मॉक्स का टारगेट लेके इजीली अभी लास्ट के कुछ दिनों में भी अगर नहीं हुआ है टारगेट फिनिश तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। सेकेंड थिंग इज अगेन एक और चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की थी कि फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एंड नॉट इंटेंसिटी। अगर तुम सोच रहे हो कि लास्ट 80-85 डेज में मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ के निकाल लूँ तो नहीं, उससे काफ़ी बर्नआउट हो जाता है। लाइक फोकस ऑन लाइक थोड़े टाइम के लिए पढ़ना बट एवरी डे पुट इन दैट एफर्ट। एंड थर्ड थिंग इज टू मैनेज योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ अलॉन्ग विथ ऑल दिस। मुझे लगता है मेरी जर्नी में वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स वाज टू फोकस ऑन माई हेल्थ। मैं मॉर्निंग में मेडिटेट करती थी, मैं वॉक्स पे जाती थी, आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, स्ट्रेस कम लेना, स्ट्रेस मैनेज करना, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ऑल्सो इट रिफ्लेक्टेड, मतलब आई वॉज वेरी काम एंड कलेक्टेड थ्रू आउट द एग्जाम। इट इज़ बिकॉज आई हैड दोज प्रैक्टिसेस इन प्लेस ऑलरेडी। सो 3 अगर सम अप किया जाए तो प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड टू फोकस ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो द लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू अमृता इज दैट व्हाट वाज योर फीलिंग जब तुमने पहली बार रिजल्ट देखा या वो स्कोर कार्ड देखा या अपनी मार्क्स टैली किया कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? तो जब मैंने जब आंसर कीज आई थी तो मैंने अपने जो भी मैंने आंसर्स फिल इन किए थे वो मतलब मुझे काफ़ी हद तक याद था एंड आई चेक्ड इट। एंड उसके बाद जो मेरा स्कोर आया था वो लाइक जो भी स्कोर आया था आई डिड नॉट नो कि वो क्या परसेंटाइल होगा। फिर मैंने सर से चेक किया कि सर ये कैसा है करके, एंड ही सेड कि इट्स वेरी नाइस, इसमें इजीली 99 के ऊपर आ जाएगा। एंड इट डबल्ड माई हैप्पीनेस। मतलब आई वॉज ऑलरेडी वेरी हैप्पी बिकॉज मैं एक फैमिली फंक्शन में गई थी एंड इट डबल्ड माई हैप्पीनेस। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड थ्रू आउट दैट पीरियड। एंड जब रिजल्ट भी आया तब भी लाइक इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट, हमने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। ओके, सो फाइनली 2 साल की जर्नी, हार्ड वर्क पेड ऑफ, वो एक रिलीफ तो मिला ही होगा। With this we come to the end of this episode. Thank you Amrita for giving us your time. Thank you so much for having me, and if you found this episode helpful, do like this episode, subscribe to the channel and share this with your friends who are preparing for CAT. जल्दी कर दो भाई, सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है?